सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का अगला क्वेश्चन। तो चलिए आपस में बातचीत मत करिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा, बना के जवाब दीजिएगा आप सभी। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है 9 गुने 10 के पावर -15। क्या क्वेश्चन है? 9 गुने 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के। क्वेश्चन दिख रहा है 9 गुने 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के नाभिक यानी जिसका परमाणु क्रमांक 50 है की सतह पर विद्युत विभव होगा। तो आपको बताना है उसके सतह पर विद्युत विभव क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि एक नाभिक है और जिस तत्व का वह नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 50 है। यानी जिस नाभिक की बात हो रही है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 50 है। और कह रहा है कि उसकी त्रिज्या जो है वो है 9 गुने 10 के पावर -15। तो कह रहा उस नाभिक के सतह पर विद्युत विभव क्या होगा। यह क्वेश्चन है आपका कि उसके नाभिक पर विद्युत विभव क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए क्या है यहाँ पे। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस एंड एटॉमिक नंबर कितना है? जिस न्यूक्लियस की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 50। और उसकी रेडियस कितना है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर। देन पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस विल बी। तो जिस न्यूक्लियस की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 50 है। जैसे सपोज दैट यहां पे हम एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है और इसका रेडियस दिया हुआ है। कितना रेडियस दिया हुआ है? इसका रेडियस है सपोज दैट आर और उस आर का वैल्यू यहां पे दिया है कितना? तो 9 × 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसकी रेडियस कितनी है? तो 9 गुने 10 के पावर -15 मीटर। और ये जिस तत्व का नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 50 है। अब यहां परमाणु क्रमांक 50 होने का मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि इस नाभिक में 50 प्रोटॉन होंगे और 50 न्यूट्रॉन होंगे। जब इसका परमाणु क्रमांक 50 है तो इसमें 50 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन 50 भी हो सकते हैं, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। खैर चार्ज में हमको न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, यानी चार्ज के लिए अगर बात करें तो न्यूट्रॉन से कोई मतलब है नहीं। अब कह रहा है इस नाभिक के सतह पर हम लोग को विद्युत विभव बताना है। जैसे कहीं मान लीजिए यहां मान लेते हैं, तो जिस बिंदु पर विभव निकालना होता है वहां +1 लिख लेते हैं। और सबसे पहले आप ये बताओ कि यहां परमाणु क्रमांक कितना है? तो 50 है। यानी जो चार्ज होगा नाभिक में जो चार्ज होगा वो 50 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहां जो चार्ज होगा वो 50 प्रोटॉन के बराबर होगा। आपको यह बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस जिस नाभिक की बात हो रही है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 50। तो यहां 50 प्रोटॉन होंगे, तो चार्ज जो नाभिक में होगा वो 50 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहां जो चार्ज होगा वो 50 प्रोटॉन के बराबर होगा। यानी 50 गुने, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो 16×5 कितना हो जाएगा? तो 80 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये चार्ज है नाभिक के पास। अब कह रहा है कि यहां पे विद्युत विभव बताइए। आप कुछ मत बताओ, आप बस इतना बताओ, आंसर आप लोग बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, राहुल सिन्हा, श्री राम कुमार, आप सभी बस हमको यह बता दो कि विद्युत विभव की फॉर्मूला क्या होती है। विद्युत विभव की फॉर्मूला क्या होती है? तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हीरो? सबसे पहले विद्युत विभव बताइए। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है
v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई आर। क्यू बाई आर, तो क्यू तो यही रहेगा, चार्ज तो यही है, यही चार्ज है जो कि 50 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। ठीक है, तो ये विभव का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप v इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9। यहाँ चार्ज का वैल्यू कितना आया है, तो चार्ज का वैल्यू आया 80 गुने 10 के पावर -19। कितना आया है, तो 80 गुने 10 के पावर -19, ये चार्ज का वैल्यू है। यहाँ चार्ज का वैल्यू कितना था, तो चार्ज का वैल्यू था 80 गुने 10 के पावर -19। 1/4πε0 का वैल्यू गया 9 गुने 10 के पावर 9, और Q का ये मान रख लिए। अब किसका वैल्यू चाहिए, तो अब वैल्यू चाहिए R का, और R कितना था, तो 9 गुने 10 के पावर -15, तो 9 गुने 10 के पावर -15। तो सबसे पहले ये 9 9 कट गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, तो यहां बच गया 80। अब गुने, अब देखो ये 15 नीचे, ये बटा में 10 के पावर कितना है, तो -15 है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24। 15 9 कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया 10 के पावर 24। 15 9 24, कैसे 24 को पता चला, ये 10 के पावर -15, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 पहले से 15, 15 9 24, और गुने कितना हो गया, तो 10 के पावर -19। अब आप ध्यान दीजिए क्या बच गया, तो भी बच गया 80। अब गुने, अब यहां है 10 के पावर -19, यहां है 24, तो ये हो गया कितना, 10 के पावर, अब 24 में से 19 घटेगा कितना बचेगा, 5, यानी हो गया 8 गुने 10 के पावर 6, और मात्रा क्या हो जाएगा, तो वोल्ट। मात्रा क्या हो जाएगा हीरो, वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये किसी ऑप्शन में है 80 गुने 10 के पावर 5 या फिर 8 गुने 10 के पावर 6। बिल्कुल सही। एक चीज और बता दे, जब आप आंसर करो, आप जब भी आंसर करो तो वहां पे क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, यानी जिस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं वहां पे दे दीजिए। बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही है। यूसुफ बी बिल्कुल सही बाबू, प्रियांशु, अनीस बिल्कुल, कुंदन सभी का जवाब बी भी है, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी यहां आपका जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा जवाब हो जाएगा, बी। उम्मीद करते हैं ये सबको क्लियर हो गया होगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव समझते हैं, दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण बराबर होता है, और प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है, यानी एक प्लस की हो तो दूसरा माइनस की होता है, और बहुत कम दूरी पे रख दिया जाता है। उससे जो सिस्टम बनती है उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पे, और ये कहां पे है, एक बंद पृष्ठ के अंदर है, यानी इस विद्युत द्विध्रुव को एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा गया है। अब हम लोग को बंद पृष्ठ से क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स बताना है। क्या बताना भाई, विद्युत फ्लक्स। कह रहा व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एनी गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस में रख दिया गया, तो हम लोग को क्या बताना है, देन टोटल फ्लक्स। क्या बताना भाई, टोटल फ्लक्स एक क्रॉस द सरफेस। तो हम लोग को सरफेस से टोटल फ्लक्स का वैल्यू बताना है। तो कोई भी एक बंद आकृति ले लेते हैं हम लोग। चलिए एक बंद आकृति ले लेते हैं, स्फीयर ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंद आकृति है ये। अब इसके अंदर क्या रखना है, तो एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है। सपोज दैट ये विद्युत द्विध्रुव है। अब एक चार्ज माइनस क्यू होगा तो दूसरा चार्ज प्लस क्यू होगा, और ये इसका सेंटर है O। इसका जो टोटल दूरी होता है वो होता है 2a विद्युत द्विध्रुव में। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। तो यहाँ जो ये सिस्टम है ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में एक चार्ज निगेटिव होता है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता है। यहां तक बात क्लियर है सभी को। अब कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऑप्शन जो आएगा वो देख लिया जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या बताना भाई, तो हम लोग को विद्युत फ्लक्स बताना है। अब बताओ आप लोग विद्युत फ्लक्स का, ठीक है आंसर जो भी हो, आप ये बताओ विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है, जल्दी से बताइए आप लोग। अंकुश गुप्ता, रितु कुमारी, अनिश कुमार,
अभिषेक पाठक, जो भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, आप बताइए फॉर्मूला क्या होती है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, पहले आप फॉर्मूला बताइए। तो देखिए फ्लक्स को तो हम लिखते हैं फाई, और फाई इक्वल टू होता है बंद आवेश, बंद आवेश, बंद आवेश, अब बाई होता है एप्सिलॉन नॉट। बंद आवेश का मतलब है इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज यानी जो अंदर चार्ज है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो फाई इक्वल टू जो बंद चार्ज है हीरो हो जाएगा माइनस क्यू अब प्लस क्यू, क्योंकि जो चार्ज है वह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई, तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसके अंदर माइनस क्यू भी है प्लस क्यू भी है, तो हम तो नेट चार्ज लेंगे, तो नेट चार्ज हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी जीरो बाई सॉरी यहां पर हो गया जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रिजल्ट क्या आ गया जीरो, इसका रिजल्ट क्या आ गया जीरो। तो आप बता सकते हैं कितने ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही, सभी का सही जवाब है, लेकिन आप नहीं जवाब दे रहे हो, कोई बात नहीं मौर्या जी, आप सुधार लीजिए, आप उसका आंसर सुधार लीजिएगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा शून्य, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, कर अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। क्वेश्चन पहले समझ लो, फिर बनाना ना बनाना वो तो आपके हाथ में है। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। ध्यान दीजिए यहाँ चालक कैसा है बेलनाकार, इससे कितनी दूरी बताना है आर दूरी पे बताना है, और क्या बताना है तो विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या बताना है भाई हम लोग को, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस आर, कितने डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस आर, कहां से तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चार्ज स्टेट कंडक्टर ऑफ इंफिनिटिव लेंथ, इंफिनिटिव लेंथ का एक कंडक्टर लेना है और उसके वजह से हम लोग को क्या बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे हम ले लिए ये इंफिनिटिव लेंथ का है, ये डॉट डॉट क्या है इंफिनिटिव लेंथ का है। अब यहां पे हम लोग इस पे चार्ज दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इस बेलन की वजह से हम लोग को क्या बताना है, इसके अक्ष से कितनी दूरी पे तो आर दूरी पे बताना है, आर दूरी पे क्या बताना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लीजिए एक लाइन ये और एक ये, तो सबसे पहले यहां बेलनकार बना लीजिए आप ऐसे। अब इसके चलते मान लीजिए यहां पे कितनी दूरी पे आर दूरी पे, सपोज दैट ये दूरी कितनी है आर, और यहां पे एक बिंदु पी है और इसी पी बिंदु पर हम लोग को क्या बताना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है। तो आप सभी को पता होगा बेलनकार, बेलनकार चालक के समीप, बेलनकार चालक के समीप, बेलनकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बेलनकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बेलनकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता इक्वल टू फॉर्मूला होता था, बताओ कोई बताओगे, शशिराज सौरभ कुंदन, क्या आप बेलनकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता जानते हैं, तो इक्वल टू होता 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2 लैम्डा बाई आर। क्या होता है तो बेलनकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2 लैम्डा बाई आर। तो देखिए तो कहीं भी 4 के फॉर्म में नहीं है तो ये तो यहां कट जाएगा, 2 2 4, तो इक्वल टू आ गया 1 बाई, या बोल सकते हैं 1 इंटू लेमडा, लेमडा हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां पे बेलनकार चालक के चलते फॉर्मूला क्या आ गया तो इक्वल टू आ गया लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां कौन सी ऑप्शन हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5,
कर +10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने? दो आवेश, एक है +10 माइक्रोकुलम, दूसरा है -10 माइक्रोकुलम, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और हम लोग को क्या बताना है? स्थितिज ऊर्जा। करा 2 पॉइंट चार्ज of 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at a distance 40 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो सबसे पहले बोलो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच, दो बिंदु आवेश के लिए, दो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो दो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। दो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 यहाँ पे कितना है? 10 माइक्रोकुलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। और फिर अगला भी 10 माइक्रोकुलम है, तो उसका भी हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलम। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये निगेटिव ले लिए, डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था, तो निगेटिव के लिए यहां निगेटिव साइन ले लिए। अब बाई आर, आर का वैल्यू कितना? 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यू इक्वल टू हो गया माइनस, और 9 तो यहां पे रह गया, और यहां कितना हो गया? ये हो जाएगा 9 में से 9 और ये 1 1, तो ये हो गया 11, और 11 में से 12 घट जाएगा तो बच जाएगा -1, और डिवाइडेड बाई हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि यहां 10 है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 10, तो ये 10 और यहाँ -2 है तो -1 बच गया। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 टू द पावर -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया -9/4, और -9/4 का था -2.25 जूल। आपको ऑप्शन दिख रहा है? ये कितने नंबर ऑप्शन पे है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या जवाब हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया? चलिए, आपको याद है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। ठीक है, और भी क्वेश्चन को आप याद कीजिए, एग्जाम को सीरियस लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, ये न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आपको बताना है। यहाँ पे मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, और ए और बी के बीच हम लोग को क्या बताना है? समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है ए और बी के बीच में। तो कुछ नहीं यहाँ पे करना है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है? सीरीज में। मान लीजिए यहाँ पे ए है, और यहां से फिर ये जुड़े हैं 4 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पे ये जुड़े हैं 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ये कितने जुड़े हैं? 4 माइक्रोफैराड, फिर यहां से ऐसे जुड़े हुए हैं, और ये भी है 4 माइक्रोफैराड। और इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में होता है C1 प्लस C2। तो जो यहाँ C1 निकलेगा वो C1 प्लस, सॉरी, श्रेणी क्रम होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/C1। तो 1/C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/4, यानी C1 का अगर बात करें तो हो जाएगा 2। ये कितना आ गया? 2। अब ये दोनों को अगर देखें तो किस ऑर्डर में हो गया? पैरेलल। तो पैरेलल में तो सीधे जोड़ देंगे, तो फिर अगला स्टेप में हमारा क्या हो गया? तो हो गया यहाँ पे 4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में C1 प्लस C2 होता है, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो 4 हो गया। नीचे फिर यहाँ पे भी 4 हो गया, ये पॉइंट बी था, और ये भी 4 हो गया, ये पॉइंट ए था, और ये तीनों अब श्रेणी क्रम में हो गया। ये तीनों किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 1/C1 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये 1/C1 इक्वल टू हो गया 3/4, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड।
कितना आ गया? तो C1 इक्वल टू हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। कितना हो गया? C1 इक्वल टू हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। आपको पता चला कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला तो 1/C1 और इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/C इक्वल टू श्रेणी क्रम होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। फिर ये दोनों को जब निकाल दिए तो ये दोनों का रिजल्ट कितना आया? 2 आया। और इस 2 को रख दिए तो ये दोनों समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में सीधे जोड़ देते हैं तो फिर तीनों श्रेणी क्रम में आ गया। फॉर्मूला को याद करिए, समझ में आ जाएगा। अब उतना विस्तार से यहाँ पे हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, बहुत टाइम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ज्यादा हम टाइम ले रहे हैं। ठीक है मौर्य जी, इसके लिए हम बहुत समय ले लिए। अब आप सीरीज पैरेलल नहीं समझिएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्योंकि अब ये तो क्लास है नहीं कि पूरा लॉन्ग जैसा इसको हम लोग समझे, ऑब्जेक्टिव क्लास है और उसके लिए उतना काफी है। अब आप फॉर्मूला नहीं याद किए तो उसके लिए नहीं कुछ किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में यहाँ भी इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी तुल्य धारिता बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखें तो ये किस ऑर्डर में? तो ये दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे अगला स्टेप में हो जाएगा ये ए रह जाएगा और ये दोनों के बदले में हम यहाँ C1 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे रह जाएगा 4 माइक्रोफैराड। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4 माइक्रोफैराड। क्या रह गया? 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ ये दोनों किस क्रम में? तो ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर हम C1 का वैल्यू निकाले तो C1 का वैल्यू यहां पर हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 3 + 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैराड। C1 कितना हो गया? 3 + 2 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि समांतर क्रम में सीधे जोड़ देते हैं। अब ये दोनों किस ऑर्डर में? तो ये दोनों समांतर क्रम में। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा, जो हम लोग का अगला स्टेप होगा वो हो जाएगा C2। ये B हो गया, ये A हो गया और इसके जगह पे क्या लिख देंगे? C2। तो C2 किसके लिए आया? तो दो समांतर क्रम के लिए आया। C2 किसके लिए आया? तो दो समांतर क्रम के लिए आया। तो यहां पे फॉर्मूला जाएगा 1/C2 और किसका भाई? तो एक है 1/5 और एक है 1/4। अब सबसे पहले कि इसका एलसीएम क्या होगा? तो 1/C2, इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 4 + 5, यानी यहां पर हो गया 9/20। अब यहां C2 का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी का? क्लियर है इसका? नंदलाल, राहुल, श्रुति, बिल्कुल सही। आप सभी का ए 26 क्वेश्चन का ए क्लियर है? यहां तक, यहां तक स्पष्ट है? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? सी है। यहां पे कितने संधारित्र की बात हो रही है? 3 संधारित्र और तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। हम लोग को क्या बताना है? तुल्य धारिता। यानी यह क्वेश्चन कर रहा है 3 कैपेसिटर each of capacity C are connected in series। तो हम लोग को बताना है रिजल्टेंट कैपेसिटी। तो सीरीज में जुड़ा है, किसमें जुड़ा है? सीरीज में। जैसे ऐसे ऐसे सीरीज में जुड़ा है, 21 ऑर्डर में जुड़े सीरीज में। ये ए हो गए, ये बी हो गए, इसका सी है, सी है, सी है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? तो सीरीज में होता है सीरीज में फॉर्मूला क्या होती है? 1/C इक्विवेलेंट। ये प्रतिरोध के उल्टा चलता है, इसकी ऑर्डर प्रतिरोध के क्या होती है? उल्टा होती है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? यहां तक देखिए, बहुत लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। रजनीश कुमार C/3, कुंदन यादव C/3, क्या बात है। प्रेम प्रीतम
आंसर बताओ भाई। राहुल सी, रितु सी, क्या बात है, मनीष सी, श्रुति सी, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, सबका एलसीएम समान है, 1/c इक्विवेलेंट, एलसीएम c ऊपर हो गया 3, तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा c/3। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सलोनी कुमारी, ये क्लियर है यहां तक। चंदन कुमार जवाब दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बोर्ड में ये रिपीट भी होता है, 64 समरूप बूंदे यानी 64 बूंदे और सभी एक जैसे हैं और प्रत्येक की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। 64 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, हमारे जैसे छोटा 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 ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा बूंद मिलकर क्या होते हैं, एक बड़ा बूंद बनाते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये 64 है और मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो कह रहा है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 64 छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होगी अगर छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। यानी क्वेश्चन कह रहा है 64 यानी 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combine, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, to form a big drop, और एक बड़े ड्रॉप को बनाते हैं। What is the capacity of big drop? तो यहां दो तरह के ड्रॉप हो गए, एक छोटा ड्रॉप हो गया और एक बड़ा ड्रॉप हो गया, एक छोटा बूंद हो गया एक बड़ा बूंद हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां हम मान लेंगे छोटे बूंद की जो रेडियस है वह आर है, ठीक है, और जो छोटा बूंद यहां पे ऐसे मान लेते हैं, एस और बी कर लेते हैं। छोटे बूंद की कैपेसिटी कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। छोटे बूंद की कैपेसिटी क्या है, तो 5 माइक्रोफैराड। कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। और एक चीज और बताइए, नंबर कितना इनका, तो 64 है और ये सभी मिलकर एक बड़े बूंद बनाते हैं और उसकी धारिता हम लोग को क्या करना है, बताना है। बड़े बूंद की धारिता बताना है यानी सीबी का मान बताना है, सीएस का मान दिया 5 माइक्रोफैराड। तो अच्छा ये बताए धारिता, इस टाइप का क्वेश्चन 10th में हम लोग पढ़े थे कि 27 छोटे छोटे लोहे के गोले मिलकर एक बड़े गोले का निर्माण करते हैं। तो आयतन तो नहीं चेंज होगा, जो उसका वॉल्यूम है, जैसे छोटे छोटे 64 बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाएंगे तो उनका एक चीज कांस्टेंट रह जाएगा, उनकी आयतन, उनकी वॉल्यूम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि छोटे बूंद का आयतन, छोटे बूंद का आयतन और इक्वल टू हो जाएगा बड़े बूंद का आयतन, ये तो आपस में बराबर रह जाएंगे। छोटे बूंद का आयतन इक्वल टू बड़े बूंद का आयतन, आयतन तो नहीं बदलेगा। और जो बूंद होती है वो तो गोलाकार होती है, बूंद का आकृति कैसा होता है, गोलाकार। तो छोटे बूंद का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 अब पाई, और इसको हम कर देते हैं आर एस। अच्छा, छोटा को छोटा आर मान लेते हैं, छोटे बूंद की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर क्यू। और ये कितने हैं, तो 64 है। 64 बूंदे मिलकर, यानी छोटे बूंद जो है वो कितने हैं, 64 छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं। तो ये छोटे बूंद का आयतन कितनी बार लेना हमको, 64 बार, और वो सब मिलकर एक बड़ा बूंद बना रहे हैं तो इतना हो जाएगा। बड़े बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अगर यहां से देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, जैसे 4/3 पाई पाई, ये सब कैंसिल हो गए। अब बच गया क्या यहां पे, तो इधर बच गया आपका 64 आर क्यू और यहां बच गया कैपिटल आर क्यू। तो आर इक्वल टू अगर हम कहें तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, और 64
स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से बड़े बूंद का त्रिज्या आ गया 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, आर क्यूब का क्या हो गया आर, तो ये कितना हो गया 4r। तो बड़े बूंद का त्रिज्या छोटे बूंद के त्रिज्या के कितना गुना गया, तो 4 गुना आ गया। कितना आ गया, 4 गुना आ गया। अब हमको चाहिए क्या, धारिता। क्या चाहिए, धारिता। तो एक काम करते हैं हम, CS अपॉन CB। अब धारिता ले लेते हैं, CS अपॉन CB। CS जो है छोटे बूंद की धारिता है और बड़े बूंद की धारिता को क्या लिखे, CB। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r, और इसका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। क्योंकि गोले की जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। गोले की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और आप जानते हैं बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है। तो यहां से ये पूरा क्वांटिटी आपका कट गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो CB अपॉन सॉरी CS अपॉन CB। CS क्या बच गया, CS अपॉन CB। तो CS का वैल्यू यहां पे बच गया R, और यहां पे कैपिटल R, तो कैपिटल R की जगह हम लिख देंगे 4R। फिर यहां से RR कट गया, तो यहां CB इक्वल टू हो गया 4CS। 4 और CS का वैल्यू यहां दिया था, CS का वैल्यू यहां दिया था कितना, 5 माइक्रोफराड। तो यहां हो गया 4 इंटू 5, तो ये 5 चौके कितना होता है 20। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा हो जाएगा 20 माइक्रोफराड, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड के नजरिए से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अनीश कुमार क्या कोई प्रॉब्लम है भाई, पप्पू कुमार किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां समझना है फास्ट आपको होना है तो एग्जाम में हो लीजिएगा। एग्जाम में कौन से करके हम रहेंगे, आप जितना फास्ट हो सकते हो, जितना तेज बना सकते हो आप करिएगा। यहां हमको सभी को लेके चलना है, यहां टाइम का लिमिटेशन थोड़ी है, एग्जाम थोड़ी है कि 3 घंटे में टोटल 70 नंबर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, रजनीश करे क्लास में भी बना है बाबू, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास के मेरे बच्चे हैं लेकिन दूसरे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, कितना वोल्ट, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1 जूल। यानी एक संधारित्र को क्या करते हैं, 100 वोल्ट पे चार्ज करते हैं और उसकी धारिता कितनी हो जाती है, उसकी उस संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1 जूल। यानी एक कैपेसिटर है और उसको 100 वोल्ट पे चार्ज करते हैं और उसमें जो स्टोर एनर्जी है वो जाता है 1 जूल। तो आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 1 वोल्ट इज 1 जूल। यानी एक कैपेसिटर का जो स्टोर एनर्जी है वो 1 जूल है। कितना है, 1 जूल है। कब है, तो जब उसको 100 वोल्ट पे चार्ज करते हैं। तो आपको बताना है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, तो कैपेसिटी आपको बताना है। मत बनाइए आप, नहीं चाहिए भाई हमको आंसर, नहीं चाहिए आंसर आपकी। आप ये बताओ कि स्टोर एनर्जी कितना होता है, कैपेसिटर का स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। आंसर रट के क्या करोगे, वैल्यू बदल जाएगी। सुन आपको पता है स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ ना भाई। आप बहुत तेज बनते हो, फॉर्मूला तो बताओ। आंसर रटने से काम चलेगा, वैल्यू बदल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अंकित कुमार बिल्कुल सही जवाब ये होना चाहिए। एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CB स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ CB स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोर एनर्जी क्या होता है, तो 1/2 CB स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, C का वैल्यू पूछा है। U का वैल्यू कितना दिया, 1 जूल दिया है, 1/2। और C पूछा है और V का वैल्यू कितना दिया, 100 वोल्ट। तो 100 का स्क्वायर कर लो, तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लो। अब इसको इधर ला दो 2 और इक्वल टू कितना हो गया, 1 10 टू द पावर 4, तब हो जाएगा C।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2/10⁴, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट क्या हो जाएगा फैराड। ये चीज हम बोल रहे हैं, ये सीखो, ये सीख जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब करो भाई। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ लोग ए कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का बात हो रहा है, लाल रंग का मान होता है, लाल रंग का मान होता है द वैल्यू ऑफ रेड कलर, द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। ट्रिक तो याद ही होगा कलर कोड के लिए, बीबी, बीबी राव, बीबी राव योर, बीबी राव योर ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो हमको कहां तक जाना है, रेड तक। तो ये 0 से स्टार्ट होता था, फिर ये 1 हो गया, और फिर ये क्या हो गया 2। बीबी राव योर ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ, यही फॉर्मूला था। तो हमसे पूछा रेड रंग का, तो रेड रंग का कलर कोड कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। चलिए बहुत अच्छा, कितना ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सभी का सही है। अब आते हैं यहां पे, कर रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। कब बढ़ता है, कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज विथ इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर, with increasement of cross sectional area, with decreasement of length, with decreasement of cross sectional area। जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, बी, बी बोल रहे हैं। चलिए बताइए क्या होगा फॉर्मूला। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो लिखते हैं, और रो टी इक्वल टू होता है रो इंटू 1 प्लस अल्फा, और फिर होता है डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां रोटी का फॉर्मूला हो गया रो नॉट, या रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से ये टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर टेम्परेचर आपका राइज करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ने से। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप बढ़ने से। किसी को कोई डाउट, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है, संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। जल्दी से बताइए, कोई फॉर्मूला बताएंगे, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच कोई संबंध बताएंगे, जल्दी से बताइए। जल्दी इसका बताइए। भीडी जो होता है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का माइनस ई ऐसे करके होता है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला से था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी चालक में
3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। कह रहे किसी चालक से कितना करंट जा रहा है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकालेंगे, पहले आवेश निकाल लेते हैं। तो कितने करंट की बात हो रही है, 3.2 एम्पियर। और कितने सेकंड की बात हो रही है, तो प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड का सीधा सा मतलब है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड है। प्रति सेकंड का मतलब क्या है, तो 1 सेकंड है। अब यहां पे कह रहा है सबसे पहले आप चार्ज निकाल लो। ऐसे पूछा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग चार्ज निकालेंगे, क्योंकि अगर चार्ज निकल गया तो फिर फॉर्मूला लगा लेंगे Q = Ne, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्वांटमीकरण से। तो आपको पता है I = होता है Q/T, तो Q = हो जाएगा IT। Q = क्या हो जाएगा, IT। तो Q = I का मान है 3.2 × 1, तो कितना हो गया 3.2 कूलम। Q का मान कितना हो गया 3.2 कूलम। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल बी। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जो उसके क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि आप जानते हैं क्वांटमीकरण से Q = होता है Ne, तो N = हो जाएगा Q/E। Q का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो Q का वैल्यू निकाल चुके हैं 3.2, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻−19। सबको पता है 16 दूनी 32, तो ये हो गया 2, ये ऊपर चल जाएगा 10⁻⁻⁻19। तो कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो 2 × 10⁻19। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, बी नहीं होगा भाई, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻19, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किलोवाट मात्रक है, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। किलोवाट मात्रक है, किलोवाट मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, बल अवगुण का, या बल का। तो किलोवाट मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट, 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 सॉरी किलोवाट नहीं, किलोवाट घंटा है। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का, यानी पावर का। ऐसे थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। और घंटा किसका मात्रक है, समय का, यानी टाइम का, टाइम का। तो शक्ति गुणे समय क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। शक्ति गुणे समय क्या होता है, ऊर्जा। क्योंकि आप जानते हैं शक्ति इक्वल टू क्या होता है, तो शक्ति इक्वल टू होता है ऊर्जा बटा में टाइम, ऊर्जा बटा में समय। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। तो कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा का। क्लियर है ये। एनर्जी, नंदलाल बिल्कुल सही, श्रुति कुशवाहा बिल्कुल सही, अनीश कुमार बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से रहा है, यहां पे करेक्ट 10 एम्पियर की धारा, यानी एक विद्युत धारा की बात हो रही है जिसका वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की करंट है, 10 एम्पियर की। कितने समय तक पास की है, तो 10 सेकंड तक। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो, विभवांतर कितना है 15 वोल्ट, तो आपको बताना है किया गया कार्य क्या होगा, यानी W = व्हाट। ये क्वेश्चन है। यहां कर रहा है करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर फॉर 10 सेकेंड। कितने सेकंड के लिए जाता है, 10 सेकेंड। If potential difference across the wire is 15 volt, then work done will be। ये क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, जूल्स लॉ का।
और आप पढ़े थे W इक्वल टू होता है VIT, क्या होता है VIT। ऐसे और भी फॉर्मूले थे I स्क्वायर RT, और वे फॉर्मूले थे B स्क्वायर बाई R इंटू T। तो हम देखेंगे कि किसका सिलेक्शन करेंगे, तो V दिया है, I दिया है, T दिया है, तो फिर इसी फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। तो W इक्वल टू VIT, V का मान कितना है 15 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया 1500 जूल। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, 1500 जूल होगा, बहुत अच्छा, 1500 जूल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से, कितना ओम, 5 ओम, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है। 5 ओम के एक प्रतिरोध से, यानी आर का मान 5 ओम दिया है, जिसका विभवांतर कितना है 7 वोल्ट है। विभवांतर गलत हो गया यहाँ पे, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर 7 वोल्ट है। V का मान कितना है 7 वोल्ट। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। तो 20 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, क्योंकि ये तो SI मात्रक है नहीं, ये टाइम का स्टैंडर्ड मात्रक है नहीं, तो यहां स्टैंडर्ड मात्रक क्या हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड मात्रक क्या हो जाएगा 120 सेकेंड। 20 गुणे 60, सॉरी 1200 हो जाएगा, क्योंकि 20 गुणे 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। यानी क्वेश्चन को कह रहा है कि एक करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, यानी जिस वायर से करंट जा रहा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7 वोल्ट। कितने देर के लिए करंट जाता है फॉर 20 मिनट। तो आपको बताना है कि हीट कितना जनरेट होगा, यही बताना। सिंपल फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। श्रुति कुशवाहा, आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। राहुल सिन्हा बिल्कुल सही जवाब है, विशाल कुमार सही जवाब है, जूली बिल्कुल सही है। तो H का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर, यानी यहाँ पे V स्क्वायर हो जाएगा 749, और बाई हो जाएगा 5, और इंटू हो जाएगा 1200। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 5 120, यानी 240। कितना हो गया 240। जल्दी से गुना करके कोई बताइए, 49 और 24 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 और 24 को गुना करेंगे कितना होगा, जल्दी से कोई बताओ। अगर आप बनाए हैं क्वेश्चन को 2800 कैलोरी कैसे होगा, आप वो बात छोड़ दीजिए, पहले ये बताओ आप, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। 49 और 240 को गुना करने पे क्या होगा, 49 और 240 को गुना करने पे, आपके आंसर को हम नहीं मानते, आप नहीं पढ़े हो। आंसर बताना पढ़ाई नहीं होता है, आंसर बता देने से पढ़ाई हो जाएगी, नहीं होगी। देखिए एक लड़के का गया सतीश अररिया, सतीश अररिया कहां से जुड़े हैं भाई आप, सतीश बाबू आप कहां से जुड़े हैं, किस जगह से आप जुड़े हैं। शिवम कुमार, आप 11 के हो तो भाई कैसे समझ में आएगा, ये 12th क्लास चल रहा है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 1176 ठीक है। तो ये जो आया है वो किस में आया, जूल में, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है जूल होता है। अब इसको कैलोरी में बदलना है, तो कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1176 11,760 760, और इसको भाग दे देंगे 4.2 से। तो जब इसको भाग देंगे, आप देख लीजिए, अब इसको जब भाग दोगे तो यह आ जाएगा 2800 कैलोरी। कितना आ जाएगा 2800 कैलोरी आ जाएगा। एक कुछ का तो कैलकुलेशन भी गलत है, 10,800 बोल रहे हैं, जबकि 1176 आना चाहिए। और यहां पे जब 4.2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2800 कैलोरी, ठीक है। अब चलिए इसको आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर
सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। फिर से यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज एट ए पॉइंट इन सर्किट। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। और प्रथम नियम है समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है हीरो? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, यानी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, या सिर्फ कम मान वाले प्रतिरोध यानी अल्प प्रतिरोध के मापन में, या उच्च और अल्प दोनों के लिए, या विभवांतरों के मापन में। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज इन मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, बोथ हाई एंड लो, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उससे सिर्फ हम अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। वो अज्ञात प्रतिरोध उच्च है या निम्न है इससे मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु का जो यूज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज होता है वह सिर्फ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। वह रेजिस्टेंस उच्च है निम्न है इससे कोई मतलब नहीं है। किसके लिए होता है? प्रतिरोध मापन के लिए, यानी रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेजिस्टेंस मेजरमेंट। वो उच्च भी हो सकता है और अल्प भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रति वीडियो में हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और उस 20 क्वेश्चन को फिर से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। जल्दी से बताइए इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये 40 नंबर है, नंबरिंग शायद गलत हो गया। नहीं, नंबरिंग तो सही है, पता नहीं एक क्वेश्चन कहां गया। चलिए 39 ही है, इस प्रोफाइल में इतना ही है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए क्या होगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। जो विद्युत हीटर में यूज किया जाता है, विद्युत हीटर में जो यूज किया जाता है वो तार किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का। किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का। और वही जो बल्ब में यूज होता है वो होता है टंगस्टन का। बल्ब वाला होता है टंगस्टन का, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? विद्युत हीटर का। तो विद्युत हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम। और बल्ब में कौन होता है? विद्युत बल्ब में। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। चलिए आज आपका 19 क्वेश्चन ही रह गया। इस पीडीएफ में इतना ही क्वेश्चन था और जल्दी से फीडबैक चाहेंगे आपसे कि क्या आपको समझ में आया इतना। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि, गुड नाइट। देख रहे हैं ना